दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहू आज सुहागरात में भैंसों के तबेले में सोएगी भाग 2। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का भाग 2। दोस्तों कहानी के पिछले भाग में आपने पढ़ा कि देवकी और चंदन को सुहागरात भैंसों के तबेले में गुजारनी पड़ती है, जिसके बाद देवकी नाराज होकर आज ही अपने मायके जाने की बात कहती है। चंदन देवकी को आज शाम की उसके मायके छोड़ने और एक सप्ताह बाद दिल्ली ले जाने की हामी भर देता है। कहानी अब आगे। देवकी तारों की छांव में घर पहुंच गई। वह सोच रही थी कि घर में अभी तक सब सोए हुए होंगे, लेकिन घर पहुंचकर देखती है कि सास मेहमानों के लिए चाय बना रही और ससुर आंगन में बिछी चारपाई पर बुजुर्गों के साथ हुक्का गुड़गुड़ा रहे। बुजुर्ग को देखकर देवकी ने लंबा सा घूंघट खींच लिया और शर्माते हुए रसोई में चली गई। देवकी को देखकर सास बोली, बहू अच्छा हुआ तू जल्दी घर आ गई। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं थकान के कारण तेरी आंख ना खुले और तुम देर तक सोती रहे। तू तो जानती है कि गांव देहात के लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। बहू को उठने में जरा देर हो जाए तो तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर देते हैं। इसी लोक लाज के चलते औरतों की जिंदगी बीत जाती है। अब मुझे ही देख लो, जब से इस घर में आई हूं एक भी दिन बिना देरी किए रोज 4 बजे उठ जाती हूं और सोने का कोई टाइम नहीं। अब मेरे बस का यह सब नहीं रहा। अब तुझसे क्या छुपाऊं। मेरी तो आधी से अधिक जिंदगी भैंसों के तबेले में गुजरी। जब तक सास जिंदा थी मुझे गृहस्थी की कोई चिंता नहीं थी। मैं तो दिन भर खेत और भैंसों का काम करके थक जाती थी और 4 रोटी खाकर तबेले में ही सो जाती थी। मेरे लिए तो इस घर से ज्यादा सुखदायी वह तबेला ही रहा है। देवकी सास की हर बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। अभी उसने अपना मुंह खोलना ठीक नहीं समझा। कांता देवी ने तब तक सबके लिए चाय बना दी और चाय छानते हुए बोली, तेरे ससुर को तो सुबह 4 बजे मुर्गे की बांग की तरह चाय पीने की आदत है। चाय और तंबाकू, बस यह 2 चीजें मिल जाएं, खाने पीने की इन्हें कोई फिक्र नहीं होती। यह कहते हुए कांता ने दर्जन भर पीतल के गिलासों में चाय छान दी और बाहर अपने बेटे को पकड़ा दी। इसके बाद दोनों सास बहू ने चाय पी। थोड़ी देर बाद चंदन भी घूमते फिरते घर पहुंच गया। कांता ने गिलास में चाय डाली और देवकी से कहा, बहू जा चंदन को भी चाय दे दे। देवकी ने शर्माते हुए चाय का गिलास ननंद रूपा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, रूपा जा जरा तेरे बड़े भाई को चाय देकर आ जा। चाय की केतली एक बार चूल्हे पर चढ़ी तो 2 घंटे तक चूल्हे से उतरती ही नहीं। बहू से बहुत से नाती रिश्तेदार भी ठहरे हुए थे। इसके बाद मेहमानों के नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई। कांता ने गांव की कई महिलाओं को इस काम में हाथ बटाने के लिए पहले से ही बोल रखा था। कांता ने रसोई को इस काम के लिए नहीं बुलाया था, परंतु पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए वह बिना बुलाए ही सुबह सुबह चली आई। सभी मेहमान नई नवेली दुल्हन के हाथों से बनी रोटी का स्वाद लेना चाहते थे। चूल्हे पर इतने सारे लोगों की रोटी सेकने की बात सुनकर देवकी मन ही मन घबरा रही थी। रोशनी ने देवकी की घबराहट भांप ली और बोली, अरे बहन तू सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही? जा पहले नहा धोकर आ। बिना नहाए धोए चूल्हा चौका करेगी तेरी सास कांता कहाँ है? उसे कुछ पता ही नहीं। बहू तो बिना नहाए धोए ही रसोई में काम पर लगा दिया। गांव की कुछ और औरतों ने भी रोशनी की बात का समर्थन किया और बहू के लिए चूल्हे पर पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया। शहर की महिलाओं की तुलना में गांव देहात की महिलाएं घर के कामकाज में अधिक दक्ष और निपुण होती। आलस तो मानो इनके पास फटकता भी नहीं। विवाह हो या कोई अन्य समारोह गांव देहात के लोग बड़े ही मेलजोल से करते हैं। सभी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जब तक देवकी स्नान करके तैयार होकर रसोई घर में आई तब तक महिलाओं ने मेहमानों के साथ साथ खुद के नाश्ते पानी की व्यवस्था भी कर ली।
रोशनी ने फिर से चंदन की टांग खींचते हुए कहा, देवर जी का नाश्ता तो देवरानी के साथ ही होगा। सभी औरतें दबी मुस्कान से हंसने लगी। चंदन बोला, भाभी आपका बस चले तो मुझे नाश्ता ही नसीब ना हो। भगवान बचाए ऐसी भाभियों से। रात को न जाने अपनी देवरानी के कानों में क्या क्या मंत्र फूंक गई और आज सुबह नया तमाशा खड़ा कर दिया। देखो भाभी, यह सब ठीक नहीं है। शुगन के लिए तो आपने झट से हाथ आगे बढ़ा दिया था, लेकिन अपनी देवरानी को कुछ अच्छी अक्ल तो देकर जाती। रोशनी समझ गई कि देवकी को दी गई उसकी नसीहत जरूर काम कर गई, इसीलिए उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए चंदन को ठेंगा दिखाते हुए कहा, भला मैं क्यों पति पत्नी के बीच में कबाब में हड्डी बनूं? तुम तो ठहरे परदेसी, हफ्ते 2 हफ्ते में परदेश निकल जाओगे। मुझे तो आखिर देवरानी के साथ इसी गांव में रहना है। चंदन और रोशनी की आपसी हंसी ठिठोली चल रही थी कि कांता ने अपनी बेटी रूपा को आवाज लगाते हुए कहा, रूपा बेटी, अपने बड़े भाई को नाश्ता पानी करने को कह दे। सब ने नाश्ता कर लिया। चंदन ने अपनी बहन रूपा से कहा, रूपा अपनी भाभी को भी बुला लो, वह भी नाश्ता कर लेगी। भाई के कहने पर रूपा गोली की रफ्तार से भागते हुए गई और देवकी भाभी को रसोई में बुला लाई। कांता ने 2 थालियों में नाश्ता रखा और चंदन देवकी को नाश्ता करने को कहा। देवकी ने घूंघट की ओर से चंदन की ओर देखते हुए कहा, क्यों जी, सासू जी से पूछ लेते कि हम लोग आज ही मायके जा रहे। चूल्हे पर रोटी सेक रही कांता ने बहू के मुख से यह बात सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सोच में पड़ गई। बहू कल ही घर ब्याह कर आई और एक दिन में ही अपने पति को ये ऐसे कैसे बोल रही। वह तो 9 बच्चों की माँ हो गई, आज तक पति राम प्रकाश के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। चंदन ने अपनी माँ की तरफ देखा तो कांता बोली, इस बात का निर्णय लेने वाली मैं कौन होती हूँ? अभी तक इस घर में तुम्हारे बापू की सहमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसका फैसला तो वही लेंगे। देवकी को सास की बात अच्छी नहीं लगी और वह गुस्से में नाश्ता छोड़कर अनमने ढंग से कमरे से चली गई और मुंह फुलाकर अपनी जगह बैठ गई। कांता को बहू का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। झूठे बर्तन का ढेर पड़ा था, परंतु देवकी ठुकराइन की तरह ऐंठ कर बैठ गई। चाहती तो झूठे बर्तन साफ करके सास का मन जीत सकती थी, परंतु उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। देवकी को कमरे में ऐंठ कर बैठी देख रोशनी को मौका मिल गया और वह उसके पास जाकर बोली, देखो बहन, तुम्हारी सास भले ही कितनी भी जिद करे, परंतु तुम उसकी बातों में मत आना। अगर इस समय तुम कमजोर पड़ गई तो समझ लेना कि इस 4 दीवारी के भीतर ही कुएं के मेंढक की भांति तिल मिलाती रहोगी। बदले में जिंदगी भर इस घर में चूल्हा चौका, गोबर, डांगर ढोर, अपने मर्द की झिझकियाँ, इससे अधिक हम गांव की औरतों की जिंदगी नहीं होती। हमारी फटी एड़ियों को देखो, हाथ भी ऐसे हो गए हैं कि प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेर दे तो कंघी की जरूरत ही ना पड़े। किसको बताए अपना दुख दर्द। यहाँ मर्दों को चिलम हुक्का शराब से फुर्सत नहीं, ऊपर से हर साल एक नया बच्चा गोद में आ जाता है। हम औरतों की जिंदगी बद से बदतर हो गई। नसीब खराब है, लेकिन तेरा मर्द तो अच्छी नौकरी करता है, शहर में रहता है, पगार भी अच्छी होगी। तुझे गांव की यह बीमार जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं। तू चाहे तो अपनी जिंदगी संवार सकती। इस समय देवकी को रोशनी की बातें बड़ी अच्छी लगी। देवकी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि भले ही सास ससुर कितना भी बुरा समझे, लेकिन मैं अपने पति के साथ परदेसी पर जरूर जाऊंगी। एक बार अपने मायके चली जाऊं, फिर मायके से कदम नहीं उठाऊंगी जब तक मेरा पति मुझे परदेश ले जाने का वचन ना दे। कहानी अभी जारी है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पढ़ने में आनंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।